हेलो दोस्तों, FD यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सीरीज़, जिसके अंदर हमने अभी तक इस पेपर के 3 पार्ट सोल्व कर लिए। आज हमारा चौथा पार्ट है। हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया था 75 क्वेश्चन तक। ठीक है, कहाँ तक कर लिया था? 75 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। देखो 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी डीसी मोटर के बैक ईएमएफ के और रफ्तार को दुगना कर दिया जाता है तो मोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या होगा। कह रहा है कि यदि अब देखो गति N/1/E/5 होता है। अब ये कह रहा है कि बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, मैं इसको भी 2 गुना कर दूँ और इसका भी 2 गुना कर दूँ। जब ये दोनों दोगुने हो रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ कि कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। ये ज़रूर होता है कि जैसे मैं, क्योंकि N/अनुपाती जो है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती हो रहा है। ठीक है, और जो फ्लक्स होता है, ठीक है, N/1/5 जो फ्लक्स होता है ये क्या होता है? विलोमानुपात में होता है। तो यदि घूर्णन गति में कुछ चेंजमेंट होगा तो वो किसके कारण होगा? फ्लक्स के कारण। ठीक है, जबकि यदि आपके पास क्या है कि घूर्णन गति बढ़ रही है, बैक ईएमएफ का मान भी, बैक ईएमएफ कम हो रहा है तो घूर्णन गति कम हो रही है। तो ये क्या है? समानुपात संबंध है। ठीक है, क्या है? समानुपात संबंध है। तो कहने का मतलब यही है कि जब बैक ईएमएफ और गति को दुगना कर रहे हैं तो उत्पन्न होने वाले टॉर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ? टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकिल या ए सभी? तो जो पदार्थ है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, ठीक है, वो क्या हो गए? ये सभी। ठीक है, जो चुंबकीय गुण कम रखते हो उसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं जिसमें चुंबकीय गुण की अधिक हो, और डायमैग्नेटिक होते हैं जिसके अंदर चुंबकीय गुण नेग्लिजिबल हो, उसे डायमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे 78 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 78 कह रहा है कि स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा खालिस्तान मदद से प्राप्त की जाती है। मतलब स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा, लाप्लास का नियम, लेंज का नियम, लॉरेंज का नियम, किरचॉफ के करंट का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो जो 78 है, ठीक है, ये क्या होता है कि स्थिर तरीके से लगाया गया ईएमएफ जो होता है वो होता है लेंज के नियम, जिसके कारण पैदा उसी को विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79। लेंज का नियम के संरक्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है। जो लेंज का नियम है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? करंट के सिद्धांत पे, चार्ज के नियम पे, एनर्जी के इंड्यूस्ड ईएमएफ या संवेग के सिद्धांत पे। तो जो एनर्जी है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कौन सा काम करता है? लेंज का नियम। ठीक है, और दूसरा बात करता हूँ कि 2 नियम होते हैं, एक करंट नियम और एक वोल्टेज नियम, जो हमारे किसके होते हैं? किरचॉफ के। तो किरचॉफ के जो वोल्टेज नियम होते हैं वो क्या होते हैं? किरचॉफ के केसीएल, और एक होता है केवीएल। ठीक है, क्या होते हैं? केसीएल और केवीएल नियम होते हैं। ठीक है, ये भी एक करता है, और एक ऊर्जा संरक्षण पे और एक आवेश संरक्षण पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में 300 माइक्रोफैराड कॉइल का कुल इंडक्टेंस खालिस्तान होगा। कुल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो एल टी बराबर क्या हो जाएगा? सीरीज की बात है L1 + L2। कितने हैं हमारे पास? 2, तो 300 + 300, ठीक है, माइक्रो हेनरी है तो उसको इकाई सेम है। अब इसमें देखो कितना हो गया टोटल? बराबर 600 माइक्रो हेनरी। तो कहाँ है इसका? ए इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो 81। 400 इंडक्टेंस के कॉइल में 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है। करंट में बदलाव की दर खालिस्तान होनी चाहिए। देखो
ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर L DI/dt। क्या हो जाएगा? DI/dt। अब इसके अंदर से कि किसकी बात कर रहा है कि करंट में, तो जो V है वोल्टेज, L हो इंडक्टेंस, और जो आपके पास ये है DI/dt, तो ये क्या है कि करंट में बदलाव की दर है, ठीक है, चेंज ऑफ करंट। अब इसके अंदर हमें इसको निकालना है, तो जब मैं इसको ज्ञात करूँगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? DI/dt, ठीक है, DI/dt V/L। तो V का मान कितना दिया है? 16। तो 16 और 16 दिया है, तो इसके बाद क्या है? हेनरी कितनी? 4, तो बटा 4, तो 4 चौक 16, मतलब 4 हेनरी, तो 64 मिली है। अब ये जो है किसकी बात कर रहे हैं कि इसकी जो धारा है वो किस में आएगी? एम्पियर में, ठीक है, किस में आएगी? एम्पियर में। तो ये जो 4 है वो किस में? एम्पियर में। बट यहाँ क्या दिया हुआ है? DI/dt, तो धारा एम्पियर और पर सेकंड में हो जाएगी। तो अब 4 एम्पियर कहाँ है? ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर देखो क्या कह रहा है कि 82 है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान खालिस्तान से निर्धारित किया जा सकता है, गॉस के नियम से, एम्पियर के नियम से, मैक्सवेल के नियम से, कूलाम के नियम से और लेंज के नियम से। तो जो कूलाम का नियम होता है, ठीक है, जो कूलाम का नियम होता है वो पॉइंट चार्ज से फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक तीव्रता को मापता है, ठीक है। तो इसका सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्या कह रहा है। अगर +2Q और -5Q चार्ज वाले 2 चार्ज दिए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज आवेश क्या होगा? तो ये है, एक तो है +2Q, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है? -5Q। अब देखो 2 चार्ज आपस में संपर्क में लाया जाता है तो इनको जोड़ोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस, तो 2Q -5Q तो बराबर -3Q, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 84, इनमें से क्या डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है? मतलब डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण कौन सा है? कांच, माइका, पोर्सोलिन, एबोनाइट, इन सभी। तो इसके अंदर जो होती है कि जो डाइलेक्ट्रिकल है वो कौन सी है? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 1D ग्राफ जनरेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो 1D डायग्राफ होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर में क्या होता है? कंडक्टर द्वारा अलग किए गए 2 इंसुलेटर, इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए 2 कंडक्टर, केवल 2 इंसुलेटर, केवल 2 कंडक्टर, या तो बी या सी। देखो हमारा ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि 2 प्लेट होती है, ठीक है, क्या होती है? 2 प्लेट होती है। तो 2 प्लेट जो है वो इस तरह होती है, एक तो ये और एक ये, ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये प्लेट जो है किससे अलग होती है? अब ये कह रहा है कंडक्टर द्वारा अलग किए गए 2 इंसुलेटर, ठीक है, क्या है? इंसुलेटर, और इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए 2 कंडक्टर। अब इसमें क्या होता है कि जो ये होती है, ये क्या होती है? चालक प्लेट होती है। और ये जो चालक प्लेट होती है ये क्या होती है? इसके अंदर किसके द्वारा? इंसुलेटर के द्वारा अलग होती है। ये यहाँ इसके बीच में क्या होता है? इंसुलेटर भरा होता है, ठीक है। तो ये जो इंसुलेटर भरा होता है इसके द्वारा क्या होती है? अलग होती है। तो हमारा जो कैपेसिटर होता है वो इंसुलेटर के द्वारा अलग किए गए 2 कंडक्टर होता है। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, देखो 87 क्या कह रहा है कि फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्यूज परिवेश तापमान के स्वतंत्र होता है, यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध होता है, यह सवाई
पदार्थों में इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्मों करता है, ठीक है, गुणधर्मों पे काम करता है। इसमें ऑन ऑफ स्विच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर, ये शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। अब देखो इसका पूछ रहा है ये कि कौन सा कथन गलत है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो देखो कि ये गलत पूछ रहा है, तो जबकि फ्यूज़ के बारे में कौन सा गलत है, तो ये शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। और फ्यूज़ जो है प्रवेश तापमान संतुलन केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध होता है। हाँ, यह समवायिक पदार्थों के इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्मों पर काम करता है। यह ऑन ऑफ स्विच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा यह है कि ये शॉर्ट सर्किट से तो सुरक्षा करता है, जबकि एक स्विच ऑन ऑफ की तरह भी क्या कह रहा है, ये प्रयोग कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। इनमें ऑन ऑफ स्विच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये बात भी सही है इसकी, ठीक है। समवाही पदार्थों में इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्मों पर काम करता है, ठीक है। ऊष्मा के पदार्थ इसमें केवल सिंगल पोल वर्जन और फ्यूज प्रवेश तापमान को स्वतंत्र करता है। तो इसका बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे और बढ़ो। 28 डीले फ्यूज की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं मोटर्स, ट्रांसफार्मर एवं भी दोनों सेमीकंडक्टर लाइटिंग सर्किट। तो जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं बी और ए और बी, मोटर और ट्रांसफार्मर के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 89। एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट के माध्यम से हासिल की जा सकती है शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन रेगुलेटर, सिंक्रोनस जनरेटर ए और बी दोनों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडक्शन रेगुलेटर के द्वारा। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 90 क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज लाइन वोल्टेज खालिस्तान गुणा के बराबर होती है। किसकी बात कर रहा है, डेल्टा की। तो डेल्टा में क्या होता है, वी एल बराबर वी पी एच, ठीक है। क्या होता है, वी पी एच। तो ये कह रहा है किसके बराबर होता है, तो 1 2 4 3 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, क्योंकि इसके बराबर होती है डेल्टा के अंदर। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर टेम्प चेंजर होता है, मतलब आप टेप चेंजर जो है किस करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सी और डी दोनों। तो जो टेप चेंजर होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर देखो क्या कह रहा है। यदि एक ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न की प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न दे रखे हैं, 2540, 40 टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में दे रखे हैं। प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज दे रखे हैं, वोल्टेज के बराबर सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज हमें याद करनी है। देखो जो ट्रांसफार्मर रेशियो का जो अनुपात वो होता है N2 बटा N1 बराबर E2 बटा E1 बराबर I1 बटा I2, ये रेशो होता है, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि हमें ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज याद नहीं थी, ये दिया हुआ है, ये दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन भी आपको दिखाना है और सोल्व भी करना है ना। देखो क्वेश्चन, एक मिनट, ये देखो अब देखते हैं हम। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। एक तो N2 बटा N1 बराबर E2 बटा E1। अब रखते हैं इसके अंदर मान। N2 का मान कितना है, 2500, प्राइमरी का है ये 40, तो 40 हमने रख दिया बटा 2540 बराबर E2 का मान कितना दिया, प्राइमरी वाइंडिंग, तो E2 हमें याद करनी है, तो E2 को मैं रख दिया। E2 के बाद हमें कितने चाहिए, 7620। अब 7600 E2 निकाल लो, मैं E2 इधर लाता हूँ, तो 40 इंटू 7620 बटा 2540, ठीक है। आप देखो कि मैं इसको
इससे ये काट दिया, ठीक है, इसको काट दिया मैंने, इसको काटा मैंने, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 संते 14, 127 हो गए। अब 127 और ऊपर इसको जैसे मैं गुणा करता हूँ, ठीक है, तो इस अब मैं 127 को क्या करता हूँ, इससे काटता हूँ, तो इसको जैसे काटता हूँ मैं, कितनी बढ़ जाएगा 60 पर, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, तो 120 वोल्ट क्या आ रहा है 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, देखो 93 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मर की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, डाइलेक्ट्रिकल, बैक टू बैक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षता ज्ञात करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो होता है बैक टू बैक परीक्षण, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक ट्रांसफार्मर वृद्धि में प्रयुक्त रासायनिक गुणधर्म क्या होने चाहिए, ऊष्मा का अवशोषण, हवा का आयनीकरण, सफाई की तेल, नमी को हटाना, ऊष्मा को नष्ट करना, तो सी इज राइट आंसर कि जो ब्रदर होता है वो नमी को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसके परिवर्तित बिना, ठीक है, क्या परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है, वोल्टेज, करंट, ट्रांस फ्रिक्वेंसी, ए और बी दोनों। तो जो फ्रिक्वेंसी है उसे हम बना उसके चेंज किए वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है घरों को बिजली की अपेक्षा कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफाइड ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखो इसके अंदर जो होता है रेक्टिफाइड ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है, रेक्टिफायर इसलिए लगा देता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर आप सब जानते हो, करंट जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि उच्च करंट, ठीक है, उच्च करंट को मापने के लिए। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है वो होता है हार्मोनिक को कम करने के लिए, किसको, हार्मोनिक को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 97, देखो 97 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक ट्रांसफार्मर गुंजन की आवाज़ मुख्य रूप से किस कारण होती है। आप ट्रांसफार्मर में आवाज़ सुनी होगी, मतलब गूंजता है, वो भिनभिनाहट करता है, इस तरह लोड बढ़ता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के कारण, मैग्नेटाइजेशन के कारण, यांत्रिक कंपन के कारण, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, उसके कारण ट्रांसफार्मर क्या होता है, आवाज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए गया, हिस्टैरिसीस हानि, कॉपर हानि, कोर हानि, एडी करंट हानि, ठीक है। तो जो कॉपर हानि होती है ये करते हैं शॉर्ट सर्किट के लिए, और जो कोर लॉस होती है वो करते हैं ओपन सर्किट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर की देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर टर्सरी वाइंडिंग में प्रयुक्त होता है, स्टार डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, ए और बी दोनों। तो जो टर्सरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर स्टार स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का, स्कोट कनेक्शन और न्यूट्रल पॉइंट टीजेड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। टीजेड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट की। तो 1:3, 2:1, 1:1, 3:1, 1:5। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे इस पेपर के 100 क्वेश्चन, एक एक पार्ट करवें और इससे पहले पिछला पार्ट जाके देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।